नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज़ पर बात करने वाले हैं जो हम सब चाहते हैं, ज़्यादा फिट और सक्रिय महसूस करना। लेकिन अक्सर लगता है कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बदलाव करने पड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये एक आम सोच है कि फ़िटनेस मतलब घंटों जिम में पसीना बहाना या कोई बहुत मुश्किल डाइट प्लान फ़ॉलो करना। हाँ, पर क्या हो अगर फिट रहने का रास्ता छोटी मतलब लगभग अनदेखी की जाने वाली रोज़मर्रा की आदतों से गुज़रता हो? हमारे पास एक लेख है जिसका टाइटल है हर दिन फिट और एक्टिव रहने की आसान आदतें। आज हम इसी लेख की तह तक जाएंगे, इसकी गहराई से पड़ताल करेंगे। मकसद सिर्फ इन आदतों की लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये लेख इन्हीं सरल तरीकों पर इतना जोर क्यों देता है और कैसे ये छोटे छोटे कदम मिलकर हमारी सेहत और ऊर्जा पर शायद हमारी उम्मीद से भी ज्यादा बड़ा असर डाल सकते हैं। चलिए इस पर बात करते हैं। ज़रूर। लेख की शुरुआत होती है दिन के पहले हिस्से से, सुबह। इसमें कहा गया है कि आप दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, ये पूरे दिन की आपकी एनर्जी और मूड सेट कर सकता है। ये दिलचस्प है। तो एक अच्छी शुरुआत के लिए लेख का पहला सुझाव क्या है? कोई खास बात? सबसे पहला और शायद थोड़ा कह सकते हैं चुनौतीपूर्ण सुझाव है जल्दी उठना। लेख में सुबह 5 से 6 बजे के बीच उठने की कोशिश करने की सलाह है। 5 से 6 बजे? ये तो काफी स्पेसिफिक टाइम है। क्या लेख ये बताता है कि ये सिर्फ डिसिप्लिन की बात है या इसके पीछे कोई गहरा कारण है, जैसे शरीर की अपनी लय, उसका कुछ कनेक्शन? क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए तो अलार्म बंद करके वापस सोना ज्यादा आसान होता है। हाँ, ये सिर्फ विल पावर का टेस्ट नहीं है। लेख का तर्क ये है कि सुबह जल्दी उठना हमारे शरीर की जो नेचुरल क्लॉक है ना, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, उसके साथ हमें सिंक में लाता है। जब हम सूरज उगने के आसपास उठते हैं, तो बॉडी को एक नेचुरल सिग्नल मिलता है एक्टिव होने का। सुबह की रोशनी, ताज़ी हवा, ये सब नींद वाले हार्मोन मेलेटोनिन को कम करते हैं और जो अलर्टनेस वाला हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसे बढ़ाते हैं। तो हम नेचुरली ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। और हाँ, दिन शुरू होने से पहले थोड़ा शांत पर्सनल टाइम भी मिल जाता है, तो हड़बड़ी नहीं होती। अच्छा, समझ गई। तो ये बॉडी के बायोरिदम के साथ काम करने जैसा है, उसके खिलाफ नहीं। ठीक है। उठने के बाद तुरंत क्या करने को कहा गया है? उठने के फौरन बाद मतलब बिस्तर से उतरते ही 1 से 2 ग्लास सादा पानी पीने का सुझाव है। पानी पीना? हम्म सुनने में ये बहुत ही सिंपल लगता है। क्या लेख इसके फायदों पर कुछ बताता है? मतलब क्या ये सिर्फ रात भर की प्यास बुझाने से कुछ ज्यादा है? हाँ हाँ, ये सिर्फ प्यास बुझाने से काफी ज्यादा है। देखिए, रात भर हम सोते हैं 7-8 घंटे, बॉडी पानी इस्तेमाल करती रहती है, पर हम पीते नहीं, तो सुबह हम हल्के डिहाइड्रेटेड होते हैं। सुबह पानी पीने से बॉडी तुरंत रिहाइड्रेट होती है, पर उससे भी जरूरी ये हमारे मेटाबॉलिज्म को, मतलब जो खाना पचाकर एनर्जी बनाने का प्रोसेस है, उसे जगाने में मदद करता है। अच्छा, मतलब एक तरह से सुबह सुबह इंजन को स्टार्ट करने जैसा। हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी एक्टिव करता है, और जो रात भर में टॉक्सिन्स जमा होते हैं, उनको निकालने में भी हेल्प करता है। ये तो कमाल है। इतनी सरल सी आदत और इतने सारे फायदे। हाइड्रेशन, मेटाबॉलिज्म स्टार्ट, डिटॉक्सिफिकेशन भी। अच्छा, सुबह के इस रूटीन में और कुछ भी है? हाँ, पानी पीने के बाद लेख कहता है कि 5 से 10 मिनट की हल्की स्ट्रेचिंग या सूर्य नमस्कार या कोई भी हल्का योग अभ्यास करें। सिर्फ 5 से 10 मिनट? आजकल की लाइफ में जहाँ 1 घंटा निकालना मुश्किल है, ये टाइम तो बहुत प्रैक्टिकल लगता है। लेकिन क्या लेख ये भी बताता है कि इतनी कम देर भी मसल्स को जगाने और फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए काफी क्यों है? और जैसे सूर्य नमस्कार का जिक्र किया, जो कई आसनों का एक पूरा सीक्वेंस है, उसका कोई खास महत्व बताया गया है? बिल्कुल, यहाँ मकसद कोई बहुत इंटेंस वर्कआउट करना नहीं है। बस रात भर की नींद के बाद जो शरीर में अकड़न आ जाती है ना, उसे दूर करना है, मसल्स को धीरे से जगाना है। 5-10 मिनट की स्ट्रेचिंग या योग से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, खासकर जॉइंट्स और मसल्स तक। इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और बॉडी दिन भर की एक्टिविटीज के लिए तैयार होती है। सूर्य नमस्कार का जिक्र शायद इसलिए खास है क्योंकि वो कम टाइम में पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करा देता है। उसमें स्ट्रेचिंग भी है, स्ट्रेंथनिंग भी और हल्का कार्डियो भी। ये आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से फ्रेश फील कराता है। तो ये तीनों चीजें मिलकर जल्दी उठना, पानी पीना और हल्का व्यायाम एक तरह का मॉर्निंग रिचुअल या सेटअप रूटीन बन जाता है। शायद लेख का पॉइंट यही है कि दिन की शुरुआत सही इरादे से और शरीर का ध्यान रखते हुए करना आगे के पूरे दिन के लिए एक पॉजिटिव टोन सेट कर देता है। एग्जैक्ट, सही कहा। और जरूरी बात यह है कि इन्हें धीरे धीरे अपना सकते हैं। एकदम से सब शुरू करने की जरूरत नहीं। शायद पहले हफ्ते सिर्फ जल्दी उठें, फिर पानी पीना जोड़ें, फिर स्ट्रेचिंग। कंसिस्टेंसी जरूरी है, परफेक्शन नहीं। ये बात सही है। अच्छा,
तो सुबह शरीर को जगाने और तैयार करने के बाद सवाल आता है कि दिन भर इस एनर्जी और एक्टिवनेस को बनाए कैसे रखें, खासकर उन लोगों के लिए जिनका ज्यादातर टाइम कुर्सी पर बैठकर बीतता है, जो आजकल बहुत आम है। लेख इसके लिए क्या तरीके सुझाता है? हाँ, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है जिस पर लेख फोकस करता है। लगातार बैठे रहना सेहत के लिए कई तरह से ठीक नहीं है। तो पहला सुझाव है, अगर आपका काम डेस्क वाला है तो हर घंटे में कम से कम 5 मिनट के लिए उठें। अपनी जगह से उठें, थोड़ा टहल लें या वहीं खड़े खड़े कुछ हल्की स्ट्रेचिंग कर लें। हर घंटे 5 मिनट का ब्रेक सुनने में तो बहुत अच्छा और ज़रूरी लगता है, पर मुझे लगता है काम के फ्लो में, डेडलाइन के प्रेशर में ये भूल जाना या टाल देना बहुत आसान है। क्या लेख इसे आदत बनाने का कोई प्रैक्टिकल तरीका बताता है, जैसे कोई रिमाइंडर लगा लें या ऐसा कुछ, या सिर्फ इसके फायदे गिनाता है, जैसे बेहतर ब्लड सर्कुलेशन और मेंटल फटीग कम होना? लेख मुख्य रूप से फायदों पर ही जोर देता है ताकि लोग इसकी इंपॉर्टेंस समझें। लगातार बैठे रहने से ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, खासकर पैरों में। हर घंटे उठकर चलने से वो फिर से ठीक होता है, जिससे पैरों में सूजन या जकड़न जैसी प्रॉब्लम कम हो सकती हैं। और हाँ, स्क्रीन से नजर हटाकर थोड़ी देर घूमने से आंखों को भी आराम मिलता है। और जो लगातार काम करने से दिमागी थकान होती है, वो भी कम होती है। आप ज्यादा फ्रेश और फोकस्ड महसूस करते हैं। आदत बनाने के तरीके तो हाँ, रिमाइंडर लगाना अच्छा आइडिया है, या हर बार पानी पीने उठें तो थोड़ा टहल लें। ये बात तो है, थोड़ी देर हिलने ढुलने से भी काफ़ी फ़र्क महसूस होता है। और क्या तरीके हैं दिन में एक्टिव रहने के, जिन्हें आसानी से अपनाया जा सके? एक और बहुत ही सरल और असरदार तरीका है, लिफ्ट या एस्केलेटर की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करना। सीढ़ियाँ, ये तो वो क्लासिक सलाह है जो हम सब जानते हैं पर अक्सर अनदेखा कर देते हैं। क्या लेख इस बात पर जोर देता है कि ये सिर्फ कुछ कैलोरी बर्न करने की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे दिल के लिए, पैरों के लिए एक तरह का मुफ्त मिनी वर्कआउट है, जिसे हम रूटीन में बिना एक्स्ट्रा टाइम निकाले फिट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेख इसे सिर्फ कैलोरी बर्न करने से कहीं आगे देखता है। सीढ़ियां चढ़ना एक बेहतरीन कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज है, मतलब दिल और फेफड़ों के लिए अच्छा है। ये पैरों की जो बड़ी मसल्स है ना, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स, उन्हें मजबूत करता है। और जैसा आपने कहा, सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता। ऑफिस जाते हुए, मॉल में या घर पर भी जहां भी मौका मिले, सीढ़ियों का ऑप्शन चुनना धीरे धीरे एक बहुत फायदेमंद आदत बन सकती है। ये सच है, छोटी छोटी चीजें जोड़कर बड़ा फर्क ला सकती हैं। अच्छा, क्या दिन में एक्टिव रहने के लिए कोई और एक्टिविटी का भी सुझाव है? मान लीजिए किसी के पास लगातार काम के बीच उठने का भी ज्यादा मौका ना हो। हाँ, लेख एक और इंटरेस्टिंग आइडिया देता है। दिन में जब भी 10-15 मिनट का खाली टाइम मिले, उसका इस्तेमाल छोटे छोटे वर्कआउट करने में करें। इन्हें एक्टिविटी स्नैक्स भी कह सकते हैं। एक्टिविटी स्नैक्स, ये नाम अच्छा है। किस तरह की एक्सरसाइज हो सकती है इसमें, और क्या ये कहीं भी की जा सकती हैं? हाँ, इनमें ऐसी एक्सरसाइज शामिल हैं जिनके लिए आमतौर पर किसी खास सामान या जगह की जरूरत नहीं होती। जैसे कुछ स्क्वाट्स कर लिए, पुशअप्स कर लिए, दीवार के सहारे या घुटनों पर भी कर सकते हैं। लंजेस कर सकते हैं, या अगर थोड़ी जगह और एनर्जी है तो बर्पीज भी। इन्हें ऑफिस में अपने डेस्क के पास या घर पर टीवी देखते हुए ब्रेक में, कहीं भी किसी भी खाली टाइम में किया जा सकता है। 10-15 मिनट के मिनी वर्कआउट्स। तो क्या लेख का तर्क ये है कि दिन भर में एक्टिविटी के इन छोटे हिस्सों को जोड़ने का जो कुल असर होता है, वो शायद एक लंबे, कभी कभार किए जाने वाले वर्कआउट जितना ही या उससे भी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, खासकर उनके लिए जिनके पास एक साथ लंबा टाइम निकालना मुश्किल है? एकदम सही। लेख इसी कंसिस्टेंसी और क्यूमुलेटिव इफेक्ट, यानी जो जुड़कर असर होता है, उसी पर बल देता है। जरूरी नहीं कि रोज 1 घंटे का इंटेंस वर्कआउट ही करें। अगर आप दिन भर में 3 बार 10-10 मिनट के लिए भी एक्टिव रहते हैं, तो वो भी कुल 30 मिनट की एक्टिविटी हो गई। ये मेटाबॉलिज्म को दिन भर एक्टिव रखता है और लंबे समय तक बैठे रहने के बुरे असर को कम करता है। ये फिटनेस को कम डरावना और ज्यादा मैनेजेबल बनाता है। ये वाकई एक राहत देने वाला नजरिया है। अच्छा, तो फिजिकल एक्टिविटी के इन तरीकों के बाद बात आती है शरीर को सही फ्यूल देने की, यानी खान पान की। सुबह के नाश्ते के बारे में लेख क्या कहता है, उसके महत्व पर? लेख बैलेंस्ड नाश्ते को दिन की अच्छी शुरुआत के लिए बहुत जरूरी मानता है। सुझाव है कि नाश्ते में प्रोटीन और फाइबर वाली चीजें जरूर शामिल करनी चाहिए। प्रोटीन और फाइबर, ये शब्द हम हेल्थ और न्यूट्रिशन में अक्सर सुनते हैं, लेकिन सुबह के नाश्ते के लिए ये इतने जरूरी क्यों हैं?
क्या लेख समझाता है कि ये कैसे हमें दिन भर एनर्जेटिक और सेटिस्फाइड मतलब पेट भरा हुआ महसूस कराने में मदद करते हैं? क्या सिर्फ दलिया, पोहा या अंडा खा लेना काफी है या वैरायटी भी जरूरी है? हाँ, लेख इसके पीछे का कारण बताता है। प्रोटीन जैसे अंडा, दही, पनीर, दाल का चीला या नट्स, इनको पचने में टाइम लगता है, तो पेट देर तक भरा रहता है। ये सुबह सुबह ब्लड शुगर को स्टेबल रखने में मदद करता है, और जो दिन में बाद में एकदम से तेज भूख लगती है या मीठा खाने का मन करता है, उसे कम करता है, और मसल्स के लिए भी अच्छा है। और फाइबर जो दलिया, साबुत अनाज, फल, सब्जियों में मिलता है, वो पाचन ठीक रखता है और पेट भरा रखने में भी मदद करता है। लेख वैरायटी पर जोर देता है ताकि अलग-अलग न्यूट्रिएंट्स मिलें, पर मेन प्रिंसिपल प्रोटीन और फाइबर का बैलेंस है। यानी नाश्ता ऐसा हो जो सिर्फ पेट न भरे बल्कि आगे के घंटों के लिए एनर्जी दे और क्रेविंग से बचाए। सुबह पानी पीने की बात तो हुई, लेकिन दिन भर हाइड्रेटेड रहने के बारे में लेख क्या कहता है? क्या सिर्फ पानी की मात्रा जैसे 8 ग्लास या कुछ उस पर जोर है, या पीने के तरीके पर भी, जैसे क्या एक साथ बहुत सारा पानी पीना उतना ही इफेक्टिव है जितना थोड़ी थोड़ी देर में पीना? लेख दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहने की जरूरत पर बल देता है। बॉडी के लगभग हर काम के लिए पानी जरूरी है, टेम्परेचर कंट्रोल से लेकर न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करने तक, जॉइंट्स को ल्यूब्रिकेट करने तक। मात्रा तो खैर पर्सनल जरूरत पर डिपेंड करती है, पर हाँ, आमतौर पर 2-3 लीटर पानी पीने की सलाह दी जाती है। और पीने के तरीके पर लेख कंसिस्टेंसी पर जोर देता है, मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन भर पीते रहना ज्यादा फायदेमंद है, बजाय इसके कि प्यास लगने पर एकदम से बहुत सारा पानी पी लिया जाए। इससे बॉडी हाइड्रेशन लेवल को बेहतर तरीके से मेंटेन कर पाती है। किसी को सादा पानी पीना बोरिंग लगता हो तो कोई हेल्दी ऑप्शन? हाँ, लेख हेल्दी ऑप्शंस बताता है, जैसे नींबू पानी पर बिना चीनी के, या खीरे या पुदीने का पानी, या नारियल पानी। मेन बात यह है कि शक्कर वाले ड्रिंक्स जैसे सोडा या पैक्ड जूस, उनसे बचना चाहिए। वो फायदे से ज्यादा नुकसान करते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं खाने की क्वालिटी पर। तले भुने और ज्यादा फैटी खाने को लेकर लेख की क्या सलाह है? ये सलाह तो बहुत कॉमन है, पर क्या लेख सिर्फ कम करे कहता है, या ये भी बताता है कि क्यों? क्या ये सिर्फ वजन की चिंता है, या पाचन और एनर्जी लेवल पर इसके तुरंत असर पर भी जोर है? लेख सिर्फ वजन से आगे की बात करता है। सलाह क्लियर है कि बहुत ज्यादा तला भुना और ट्रांस फैट वाला खाना कम करें। इसका कारण ये है कि ऐसा खाना पचाने में भारी होता है। शरीर को इसे पचाने में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, जिससे अक्सर खाने के बाद सुस्ती और आलस आता है, जिसे कई बार फूड कोमा भी कह देते हैं। लंबे समय में तो खैर ये वजन बढ़ाता ही है, साथ में कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम का खतरा भी बढ़ाता है। तो फिर किस तरह के खाने पर जोर देना चाहिए? जोर हल्के, ताजे और न्यूट्रिएंट से भरपूर खाने पर है। इसमें खूब सारी सब्जियां हों, फल हों, साबुत अनाज जैसे रोटी, चावल, बाजरा, रागी, लीन प्रोटीनों, दालें, बीन्स, चना, टोफू, मछली, चिकन, और हेल्दी फैट्स भी, नट्स, सीड्स, एवोकाडो। लेख का निचोड़ है बैलेंस और मॉडरेशन, मतलब संतुलन और संयम। किसी भी चीज की अति से बचना और अपनी प्लेट में वैरायटी लाना जरूरी है। तो खान पान में भी वही बात है, बैलेंस, कंसिस्टेंसी और छोटे स्मार्ट चॉइस। अच्छा, अब तक हमने ज्यादातर फिजिकल हेल्थ पर फोकस किया, लेकिन मेंटल हेल्थ और आराम के बारे में लेख क्या कहता है? आजकल ये भी उतना ही जरूरी माना जाता है। हाँ, लेख इस बात को अच्छी तरह समझता है कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए इसमें मेंटल वेलबींग और सही आराम पर भी जोर दिया गया है। और इसमें सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी आदत है अच्छी गहरी नींद लेना पर भी जोर है। और ये हमारी दिन भर की मेंटल एक्टिवनेस से कैसे जुड़ा है? लेख हर रात लगातार 7-8 घंटे की नींद लेने पर बल देता है। और ये सिर्फ घंटों की गिनती नहीं है, बिल्कुल नींद की क्वालिटी भी उतनी ही जरूरी है, मतलब बिना डिस्टर्बेंस के गहरी नींद। नींद के दौरान ही हमारी बॉडी और ब्रेन दिन भर की टूट फूट की मरम्मत करते हैं। दिमाग इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, मेमोरीज बनती हैं और अगले दिन के लिए रिचार्ज होता है। कम नींद या खराब क्वालिटी की नींद सीधे हमारे कंसंट्रेशन, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी और मूड पर असर डालती है। इससे चिड़चिड़ापन बढ़ता है, स्ट्रेस झेलने की कैपेसिटी कम हो जाती है। 7-8 घंटे की बिना रुकावट वाली नींद, ये वाकई एक लक्ष्य की तरह लगता है जिसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। जी। अच्छा, नींद के अलावा मन को शांत और फोकस्ड रखने के लिए लेख में और क्या सुझाव है? एक और सरल लेकिन बहुत पावरफुल सुझाव है, रोजाना 5 से 10 मिनट ध्यान यानी मेडिटेशन। ध्यान या मेडिटेशन, आजकल इसकी बहुत बात होती है।
क्या लेक इसे सिर्फ स्ट्रेस कम करने का तरीका मानता है या इसके और भी फायदे जैसे बेहतर फोकस और इमोशनल बैलेंस पर भी बात करता है? और क्या इसे करने का कोई खास तरीका बताया है या बस शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना ही काफी है? लेक इसे सिर्फ स्ट्रेस कम करने से आगे देखता है। हाँ, ये तनाव और एंजाइटी कम करने में बहुत इफेक्टिव है, ये तो है ही। लेकिन रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस से फोकस और कंसंट्रेशन भी सुधरता है। हम अपने विचारों और इमोशंस के प्रति ज़्यादा अवेयर होते हैं और इमोशनल रिएक्शंस को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं। और अच्छी बात यह है कि शुरू करने के लिए कोई मुश्किल टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ मिनट शांत बैठकर अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाना भी काफ़ी हो सकता है। कई ऐप्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज भी हैं जो गाइडेड मेडिटेशन में मदद कर सकते हैं। तो ये एक तरह से मन के लिए एक्सरसाइज है जो उसे शांत और फोकस्ड रहने में ट्रेन करती है। दिन भर के काम के दौरान मेंटल एनर्जी बनाए रखने और थकान से बचने के लिए कोई और टिप? हाँ, लेक स्मार्ट ब्रेक्स लेने की आदत डालने की सलाह देता है। स्मार्ट ब्रेक्स, ये उन हर घंटे 5 मिनट वाले फिजिकल मूवमेंट ब्रेक से कैसे अलग है? क्या इसका फोकस सिर्फ मेंटल फटीग जिसे बर्नआउट कहते हैं उससे बचना है या ये हमारी क्रिएटिविटी या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में भी मदद कर सकता है? क्या लेक इस पहलू पर कुछ कहता है? ये उन फिजिकल ब्रेक से थोड़ा अलग है, हालांकि दोनों साथ में किए जा सकते हैं। बिल्कुल, स्मार्ट ब्रेक का मेन मकसद फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ मेंटली भी काम से पूरी तरह हटना है। मतलब कुछ मिनटों के लिए अपनी स्क्रीन से दूर जाना, शायद खिड़की से बाहर देखना, कुछ गहरी सांसें लेना, थोड़ी देर म्यूजिक सुनना या कुछ भी ऐसा करना जो आपको काम से एकदम अलग फील कराए। ये लगातार मेंटल प्रेशर को कम करता है और बर्नआउट को रोकने में मदद करता है। और जब आप ब्रेक के बाद काम पर लौटते हैं तो अक्सर एक फ्रेश पर्सपेक्टिव या ताजगी के साथ लौटते हैं। तो हाँ, ये निश्चित रूप से क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद कर सकता है। हालांकि लेक का मुख्य फोकस शायद एनर्जी लेवल बनाए रखने और थकान कम करने पर ही है। ये दिलचस्प है। तो सार ये है कि ओवरऑल फिटनेस के लिए सिर्फ बॉडी हिलाना या सलाद खाना ही काफ़ी नहीं, बल्कि पूरी नींद लेना, मेंटल पीस के लिए ध्यान करना और दिन भर स्मार्ट ब्रेक्स के जरिए अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है। बिल्कुल, लेक का निचोड़ यही है कि एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी, न्यूट्रिशन, नींद और मेंटल वेलनेस सभी पहलू शामिल हों। और ये सब डरावना या मुश्किल होने की जरूरत नहीं है। तो हमने आज वाकई कई सरल लेकिन असरदार आदतों पर चर्चा की। सुबह जल्दी उठने और पानी पीने से लेकर दिन भर छोटे छोटे तरीकों से एक्टिव रहने, बैलेंस्ड खाना खाने और मेंटल हेल्थ व नींद का ध्यान रखने तक। हाँ, और मेरे ख्याल से इस लेक से निकलने वाली सबसे ज़रूरी और उम्मीद जगाने वाली बात यही है कि फिट और एक्टिव रहने के लिए हमेशा किसी बहुत बड़े बदलाव या महंगे जिम मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं होती। छोटी छोटी रोज़मर्रा की आदतें, जिन्हें हम शायद उतना महत्व नहीं देते, अगर लगातार अपनाई जाएं तो लंबे समय में हमारी सेहत और एनर्जी लेवल पर बहुत बड़ा और पॉजिटिव असर डाल सकती हैं। ये जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है ना, वही असली ताकत है। ये सचमुच एक राहत की बात है और कहीं ना कहीं ज्यादा टिकाऊ भी लगता है। छोटे कदम, बड़ा असर। चलिए अब इस चर्चा को समेटते हुए एक सोचने वाले सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। जरूर। हमने इन सभी सरल और फायदेमंद आदतों के बारे में जाना। सुनने में आसान लगती हैं, फायदे भी साफ हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि जानकारी को एक्शन में लाना और खासकर उसे लगातार बनाए रखना असली चैलेंज है। तो सोचने वाली बात यह है, हमारी अपनी बिजी और अक्सर अनप्रेडिक्टेबल रूटीन में इन अच्छी आदतों को रेगुलरली शामिल करने में सबसे बड़ी प्रैक्टिकल मुश्किल क्या महसूस होती है? क्या वो टाइम की कमी है, या हम भूल जाते हैं, या मोटिवेशन ऊपर नीचे होता रहता है, या कुछ और उस खास मुश्किल को पहचानकर उसे पार करने के लिए हम खुद क्या क्रिएटिव और पर्सनल तरीके सोच सकते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा, लेकिन इस पर ईमानदारी से सोचना और अपनी चुनौतियों को समझना शायद इन आदतों को सिर्फ जानने से आगे बढ़कर अपनाने की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम हो सकता है।